नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पद चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और यहाँ पे उपन्यास का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से डीपली पढ़ाया जा रहा है। और अगर इस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग आपकी तैयारी यहाँ से अच्छे से हो सकती है, क्योंकि उपन्यास में कई प्रकार के उपन्यास होते हैं। कोई सामाजिक होता है, कोई यथार्थवादी, कोई प्रेमचंदोत्तर, उसमें से कोई जो है मनोविश्लेषणवादी, आंचलिक उपन्यास। इस प्रकार के जो उपन्यास हैं, उपन्यासकार के रूप में जब प्रश्न बनता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ें कि ताकि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए ना हो। तो यहाँ पे जो सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो विष्णु प्रभाकर यहाँ पे हो जाएंगे पहले ऐसे उपन्यासकार जो क्या हैं, यथार्थवादी और सामाजिक उपन्यासकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ढलती रात 1951 में है इनका। उसके बाद निशिकांत 1955 में है। तट के बंधन 1955 में हो जाता है। स्वप्नमणि 1956 में। दर्पण का व्यक्ति यहाँ पे 1968। कोई तो 1980 हो जाएगा। यहाँ पे अर्धनारीश्वर इनका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अर्धनारीश्वर जो इनका है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद संकल्प 1993 में। स्वप्न 2014 में। संस्कार 2014 में। उदय शंकर भट्ट नए मोड़ 1954 में। सागर लहरें और मनुष्य। लोक परलोक 1958 में। शेष अशेष 2 अध्याय यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब रिलेट करने वाली चीज़ जैसे होती नहीं है, थोड़ा जोड़ के आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। तो ऐसे नया मोड़ क्या होता है कि जैसे कोई आंधी तूफान आता है तो नया मोड़ हो जाता है और सागर में लहरें उठने लगती हैं। तो मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, मतलब कि जैसे ही सागर में लहरें आती हैं तो मनुष्य क्या होता है, लोक परलोक सब कुछ उनको भूल जाता है। और जब वो लहरें आकर चली जाती हैं तो शेष अशेष, मतलब कुछ भी वहाँ पे नहीं बचता है, कोई भी वहाँ पे नहीं रह जाता है। और दूसरा मतलब 2 अध्याय वहाँ से शुरू हो जाता है। तो नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष 2 अध्याय। इस प्रकार आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये उपन्यास। उपेंद्र नाथ अस का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास इनका रहता है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। सितारों के खेल 1940 में। गिरती दीवारें 47 में। बड़ी बड़ी आंखें 1955 में। गर्म राख 1957 में। पत्थर अलपत्थर 1957 में। शहर में घूमता आयना 1963 में। एक रात का नाटक 1968 में। एक नन्ही कांदली 1969 में। बांधो न नाव इष्ठाओं 1974 में। निमिषा यहाँ पे 1974। पलटती धारा 1997 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इनको रिलेट करेंगे उपेंद्र नाथ अस, तो सितारों के खेल, सितारों का खेल कौन खेलता है, तो उपेंद्र नाथ अस खेलते हैं। फिर यहाँ पे दीवारें, गिरती दीवारें इनका हो जाएगा। फिर बड़ी बड़ी आंखें, जब दीवारें गिरती हैं तो आंखें फाड़ फाड़ के लोग देखने लगते हैं। तो उन जो उसमें से जो धूल गर्दा मिट्टी उड़ता है वो गर्म राख की तरह इधर उधर निकलता है। और पत्थर अलपत्थर, मतलब चारों तरफ उनके टुकड़े जो टूट के गिरते हैं वो पत्थर अलपत्थर की तरह मतलब घूमते हैं। फिर शहर में घूमता आयना, आयना के समान वो बातें इधर उधर घूमने लगती हैं पूरे शहर में। तो शहर में घूमता आयना 1963 हो जाएगा। फिर एक रात का नाटक, जो दीवार गिरती है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कोई एक रात का नाटक है। और एक नन्ही कांदली, नन्ही कांदली कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे जो उनका दूसरा यहाँ पे उपन्यास हो जाता है, बांधो न नाव इस ठाव। तो उसके बाद निमिषा से यहाँ से मिल करके पलटती धारा में आकर के यहाँ समाप्त हो जाती है। तो कौन सी, तो बांधो न नाव इस ठाव और निमिषा पलटती धारा में आकर के यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अब जब इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे, एक नन्ही कांदली, बांधो न नाव इस ठाव कहती है कि बांधो न नाव इस ठाव, और निमिषा पलटती धारा में आकर के यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ने के बाद जब आप सन को ऐसे दोहराते हुए इसके साथ में चलेंगे तो आपका ये बिल्कुल जो टॉपिक है ये यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्हीं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ पे अमृतलाल नागर, तो महाकाल हो जाएगा सेठ बाखीलाल 1955 में। महाकाल 1974 में है। तो बूंद और समुद्र 1956 में। शतरंज के मोहरे 1959 में। सुहाग के न्यूपुर 1960 में। अमृत और विष 1966 में। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में। एक दान नैमिषारण्य 1974 में। मानस का हंस 1972 में। नाचो बहुत गोपाल 1978 में। खंजन नयन 81 में। और बिखरे तिनके 1982 में। अग्निगर्भा 1983 में। करवट 1985 में। पीढ़ियाँ 1990 में। अब ऐसे पढ़ेंगे कि महाकाल, जो महाकाल हैं सेठ बाकेलाल,
महाकाल कौन है? तो सेठ बाके लाल है। और लिखा किसने है? तो अमृतलाल नागर ने। सेठ बाके लाल, उसके बाद बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र, जो सेठ बाके लाल हैं वो बूंद और समुद्र की तरह हैं। और क्या खेलते हैं? शतरंज की मोहरे। शतरंज की मोहरे खेलते हैं। कौन खेलता है? तो यहाँ पे सेठ बाके लाल। फिर सुहाग के नूपुर को लेकर के अमृत और विष खोजते हैं। अमृत और सुहाग के नूपुर लेकर के अमृत और विष खोजते रहते हैं। इसी बीच में 7 घूंघट वाला मुखड़ा मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? तो एकदा नैमी सारणे में ये मिल जाता है। फिर वहाँ पे दिखाई देता है मानस का हंस और नाचो बहुत गोपाल। फिर वहाँ पे नाचो बहुत गोपाल कहते हैं कि बहुत नाचते हैं, बहुत मतलब नाचो बहुत गोपाल। फिर खंजन नयन। खंजन नयन मतलब कि क्या हो जाएगा कि एक नयन क्या है? मतलब खंडित है, एक ही आँख से देखते हैं, तो यहाँ पे खंजन नयन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बिखरे तिनके। बिखरे तिनके में क्या हो जाता है? अग्निगर्भा, मतलब तिनका जो बिखरा हुआ है उसी में अग्नि, ऐसे रिलेट करिए कि कोई वहाँ पे अग्नि लग जाती है। और फिर करवट और पीढ़ियाँ। करवट और पीढ़ियाँ 1990 में। तो जब पहले ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आप सन पीछे से मतलब उसके दोहराते चलेंगे तो सन भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे भीष्म सहानी हैं। तो ये लोग क्या, कौन से उपन्यासकार यहाँ पे हो जाएंगे? सामाजिक और यथार्थवादी की बात यहाँ पे हो रही है। तो झरोखा, उसके बाद कड़ियाँ, फिर तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलिमा, नीलोफर और जय हिंद की सेना। तो यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ेंगे कि झरोखा है 1967 में, और कड़ियाँ है 1970 में, तमस है 1973 में, बसंती 1980 में, मैया दास की माड़ी 88 में, कुंतो 1993 में, नीलिमा नीलोफर 2000 में और जय हिंद की सेना 2010 में है। तो ये कैसे? तो झरोखा है तो वहाँ से कड़ियाँ अपने आप जुड़ जाती हैं। झरोखा कोई रहता है तो वहाँ से देख करके कोई यहाँ से कड़ियाँ जोड़ने का काम ये करता है। कौन? झरोखा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तमस और बसंती 2 मिलते हैं। कड़ियाँ जब जुड़ती हैं तब 2 मिल जाते हैं, तमस और बसंती। फिर दोनों मिलकर के कहाँ जाते हैं? मैया दास की माड़ी पे जाते हैं और वहाँ पे कुंतो मिलती है। कुंतो को ले करके नीलू, नीलमा, नीलोफर मिल करके सब लोग एक जय हिंद की सेना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जय हिंद की सेना बना लेते हैं। तो झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना। ऐसे इस प्रकार से कई बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब ऐसे नहीं रट पाओगे तो वहाँ प्रश्न देखने पे पता चल जाएगा कि हाँ ये उन्हीं का मतलब भीष्म सहानी का ये उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा। अमरकांत का है सूखा पत्ता। उसके बाद ग्राम सेविका, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुन्नर पांडे की पतोह, खुदीराम, इन्हीं हथियारों से। तो यहाँ पे जो इन्हीं हथियारों से है इनका काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं हथियारों से इनका ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना हो जाएगी। 2003 में है। और सूखा पत्ता है तो सूखा पत्ता कौन बीन रहा है? ग्राम सेविकाएँ जो हैं वो सूखे पत्ते को बीन रही हैं। आकाश पक्षी, और जब पत्तों को उठाती हैं तो आकाश के पक्षी जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो काले और उजले दिन के बीच में मतलब जो जैसे होता नहीं है, दिन ढलने वाला होता है या सूरज डूब मतलब निकलने वाला होता है, तो वहाँ पे काले उजले दिन ऐसे रहते हैं तो बीच में एक दीवार सी दिखाई देती है। फिर सुखजीवी यहाँ पे सुंदर पांडे की पतोह, इसको तो ऐसे ही याद हो जाएगा, खुदीराम और इन्हीं हथियारों से। तो यहाँ पे अमरकांत जी का ये उपन्यास हो जाएगा और इसको कई बार दोहराएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे कुछ जो विशेष जैसे होता नहीं है कि उदय शंकर भट्ट का जो उपन्यास है कृतसागर लहरें और मंस को कई विद्वानों ने आंचलिक उपन्यास मानते हैं। इसमें बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे उन्हीं उपन्यासों को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है कि इसमें कौन से उपन्यास में क्या है। जैसे उपेंद्र नाथ अश्क का यहाँ पे हो जाएगा कि अश्क कृत एक रात का नरक जो उपन्यास है, अश्क के ही उपन्यास एक नन्ही कांदली का अंश है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एक रात का नरक है ये एक नन्ही कांदली का एक छोटा सा अंश माना गया है। अश्क ने कई उपन्यासों का नायक केंद्रीय पात्र एक ही कथानक
चेतन है यह उपन्यास, गिरती दीवार, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदली, बांधो न नाव इष्ठाओं, पलटती धारा। तो एक ही ये उपन्यास जो है इसमें चेतन ही एक इसमें क्या हो जाता है नायक के रूप में। तो कितने में हो जाएगा, गिरती दीवार में, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदली, बांधो न नाव इष्ठाओं और पलटती धारा में यहाँ पे, और गर्म राख उपन्यास का नायक यहाँ पे जगमोहन हो जाएगा। तो पिछली बार आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। तो यहाँ पे जितने भी हैं, अब की बार हो सकता है नन्ही कंदली पूछ ले या बांधो न नठाओ इस पूछ ले, पलटती धारा, यहाँ पे सबका जो नायक ये चेतन ही है यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे जो टॉपिक ये पॉइंट हो जाएगा आपका अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। एक तो सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, दूसरा इनका सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि 1850 से 1950 तक का समय। तीसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। अमृतलाल नागर कृत महाकाल उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण यहाँ पे किया गया है। किसमें, तो महाकाल जो उपन्यास है उसमें बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ऐसे ही और हैं जो देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट। जैसे बूंद और समुद्र उपन्यास को अमृतलाल नागर ने उपन्यास की भूमिका में देश की मध्यवर्गीय समाज का गुणदोष भरा चित्र कहा है। डॉक्टर राम गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्य आयाम का उपन्यास कहा है। मानस का हंस तथा खंजन नयन क्रमशः तुलसीदास तथा सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए जीवनी परक उपन्यास हैं। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास दलित समाज पर केंद्रित है। उपन्यास की प्रमुख पात्र निर्गुनिया के ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की कथा यहाँ पे वर्णित की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाचो बहुत गोपाल ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस उपन्यास में पात्र जो निर्गुनिया है ये ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की यहाँ पे ये कथा वर्णित यहाँ पे की गई है। किसके द्वारा, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, अमृतलाल नागर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं भीष्म साहनी के उपन्यासों के बारे में क्या लिखा गया है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और यह 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास के बीच दिनों की कहानी वर्णित है। तो 1947 में जो विभाजन मतलब जो भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे विभाजन हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसमें जो दंगा यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसी को लेकर के ये उपन्यास यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी यहाँ पे वर्णित की गई है। किसके द्वारा, तो भीष्म साहनी के द्वारा। किस उपन्यास में, तो तमस में। नीलू नीलमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अनुरोधों की पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास लिखा गया है। किसके द्वारा, तो भीष्म साहनी के द्वारा ये लिखा गया है। अमरकांत इन्हीं हथियारों में अमरकांत सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें नायक बलिया जनपद में उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बलिया के सामाजिक जीवन का चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्हीं हथियारों से लिए 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो इन्हीं हथियारों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा अमरकांत का ये यहाँ पे उपन्यास। इन्हीं हथियारों के लिए 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्हें श्रीलाल शुक्ल के संयुक्त रूप से 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल के साथ इनको संयुक्त रूप से कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में इनको यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो इन्हीं हथियारों से जब पूछा जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ पे अमरकांत का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो उपन्यास है ये आप देखेंगे तो ये प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार यहाँ पे हो जाएंगे। व्यक्तिवादी उपन्यास की बात चली है तो सबसे पहले भगवती चरण वर्मा जिनका समय 1903 से 1981 हो जाता है। अब इनका उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा और लगभग हर बार यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। पतन 1928 में, चित्रलेखा 34 में, 3 वर्ष 1936 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में, आखिरी दांव 1950 में और अपने खिलौने 1957 में। भूले बिखरे चित्र और
वह फिर नहीं आई 1960 सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव से रेखा 1964 सीधी सच्ची बातें 1968 सभी नचावत राम गोसाई 1970 प्रश्न और मारीचिका और युवराज चूड़ा यहाँ पे धुप्पल यहाँ पे चाणक्य 1982 में हो जाएगा। सभी नचावत 1970 में, प्रश्न और मारीचिका 1973 में, युवराज चूड़ा यहाँ पे 1978 में, धुप्पल यहाँ पे 1981 और चाणक्य 1982 हो जाता है। तो अब यहाँ पे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे पतन शुरू हो जाता है किसका, तो यहाँ पे रिलेट करेंगे भगवती चरण वर्मा का। वैसे तो पतन नहीं इनका, तो पूरा समझ लीजिए कि ये ऊंचाई पर पहुँचते गए अपने उपन्यास के माध्यम से, लेकिन याद करेंगे ऐसे कि पतन इनका यहाँ पे हो जाएगा 1928 में। पतन के बाद इनको मिल जाती है कौन, चित्रलेखा। तो 3 वर्ष साथ में गुजरता है, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से आखिरी दांव खेल करके और अपने खिलौने आखिरी दांव खेल करके अपने खिलौने दे करके फिर ये भूले बिसरे जो चित्र होते हैं मतलब उसी में खो जाते हैं। कौन, तो यहाँ पे भगवती चरण वर्मा। वह फिर नहीं आई यही सोचते हैं और सामर्थ्य और सीमा में ये यही बातें सोचते रहते हैं। वह फिर नहीं आई सामर्थ्य और सीमा में ये इनके पाँव क्या हैं, थके पाँव से रेखा सीधी सच्ची बातें। मतलब जब ये थक जाते हैं कि पाँव थके हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, एक रेखा बना लेते हैं और उसी पे सीधी सच्ची बातें अपनी करने लगते हैं। नहीं तो पहले क्या था, ये भूले बिसरे चित्र, फिर वह फिर नहीं आई यही सोचती है और सामर्थ्य और सीमा में वो उलझे रहते हैं। तो थके पाँव इनके थक जाते हैं तो फिर एक रेखा बनाते हैं और सीधी सच्ची बातें करने लगते हैं। सबही नचावत राम गोसाई, और ये सबही रचावत राम गोसाई यही सोच करके प्रश्न और मारीचिका को ले करके युवराज चुंडा और धुप्पल से मिलकर ये चाणक्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, युवराज चुंडा और धुप्पल से मिलते हैं, फिर बाद में ये क्या हो जाते हैं, चाणक्य बन जाते हैं। सबही नचावत राम गोसाई से यहाँ पे उसको लेकर के प्रश्न और मारीचिका में युवराज चुंडा और धुप्पल से मिलकर के बाद में चाणक्य बन जाते हैं। मतलब पतन से शुरू होता है 1928 से और चाणक्य 1982 पर ये इनका यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अगला यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल हैं 1927 से 1987 तक इनका जीवन काल हो जाएगा। तो इनका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। धरती की आँखें 1951 में, बया का घोंसला और सांप 1953 में, काले फूल का पौधा 1955 में, रूपा जीवा 1959 में, बड़ी चंपा छोटी चंपा, उसके बाद में मन वृंदावन मेरा, अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, और उसके बाद देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली और कनाट पैलेस। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, हर उसमें जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं तो ये क्या है, धरती की आँखें। लक्ष्मी नारायण लाल जी कहते हैं कि धरती क्या है, अपनी धरती की भी आँख होती है और वो क्या देखती है कि बया का एक घोंसला है जिसमें एक सांप बैठा है। धरती की आँख, धरती अपनी आँख से देखती है और कहती है बया का एक घोंसला है जिसमें क्या बैठा है, सांप बैठा है। और सांप यहाँ पे काले फूल का पौधा है जिस पे बया ने घोंसला बनाया है, वो एक काले फूल का पौधा है, काले फूल का पौधा है 1955, ऐसे इसको याद करेंगे। फिर रूपा और जीवा 2 लोग वहाँ पे दिखाई देती हैं और उनका नाम रहता है क्या, बड़ी चंपा और छोटी चंपा। जो दिखाई देती हैं रूपा जीवा उनका नाम रहता है बड़ी चंपा और छोटी चंपा। फिर मन वृंदावन में, मन इनका जो है मन वृंदावन में यहाँ पे झूम रहा होता है, तभी प्रेम अपवित्र नदी दिखाई देती है, प्रेम अपवित्र नदी दिखाई देती है। प्रेम रहता है लेकिन वो नदी क्या हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। तो वहीं से बड़के भैया आते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं हरा समंदर, गोपी चंदर। और यहाँ पे किसकी प्रतीक्षा सब लोग कर रहे हैं, बसंत की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। तो कौन कौन कर रहे हैं, देवीना है और पुरुषोत्तम है। और कहाँ कर रहे हैं, गली अनारकली 1985 में यहाँ पे हो जाएगा कनाट पैलेस, कली अनारकली कनाट पैलेस यहाँ पे हो जाएगा। तो देवीना, पुरुषोत्तम, बसंत की, वहाँ बसंत की प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो देवीना और पुरुषोत्तम यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, तो गली अनारकली में और कनाट पैलेस में। अब आप ऐसे जब कई बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगला देखते हैं जो टॉपिक, थोड़ा सा जो विशेष तथ्य यहाँ पे दिया रहता है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी तथा नियतिवादी भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है और यहाँ पे ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य की नैतिक प्रश्नों को यहाँ पे किया गया है। चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार आंतोल के यहाँ पे उपन्यास में थाया का प्रभाव माना जाता है। चित्रलेखा पर आंतोल जो उपन्यासकार हैं, थाया का यहाँ पे देखा जा सकता है। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं उपन्यास, तो यहाँ पे आज हमने इतना जो है पढ़ा दिया है। तो अब इसको अगर कई जो उपन्यास एक साथ में मिल जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार जो हैं और जो आंचलिक उपन्यासकार हैं उनको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। और आप लोग इस जो पढ़ाया जा रहा है इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो निबंध और नाटक और यहाँ पे जो उपन्यास और कहानी, ये चार चीज़ को ऐसे ही याद किया जा सकता है। सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, सब लोग अपने हिसाब से कोई ना कोई ट्रिक बनाए रहते हैं, नहीं तो रचनाएं ऐसे याद नहीं होती हैं। तो किसी न किसी प्रकार से याद तो करना ही है भैया। तो उसको जो है आप लोग ऐसे ही अपने ट्रिक के अनुसार, या हम जो पढ़ा रहे हैं अपने इस ट्रिक के अनुसार आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए। फिर उसके बाद जहाँ कठिनाई आएगी वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से कोई नई ट्रिक बनाया जाएगा कि ताकि भूले ना। लेकिन कई बार आप इसको पढ़ेंगे तो ये भूलता नहीं है, हमने इसको देख लिया है पढ़ करके। जितने भी उपन्यास आप पढ़ोगे आपको कहीं ना कहीं वो अच्छे से रट जाएंगे। तो साथियों धन्यवाद, और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से यहाँ पे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।